अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे साथ जो मेहमान है ना, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, उनकी बातों से आप जो है ना बहुत कुछ सीखेंगे और माशाल्लाह इतना बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं। मेरी उनके साथ पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है। बहरहाल उनकी गुफ्तगू से जो है ना मुझे बहुत ही जो है ना अच्छा लगता है, उनको मैं सुनता रहता हूँ। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो हम सब के भाई हैं और बड़े भाई हैं और इकबाल भाई हैं। तो इकबाल भाई का ताल्लुक जो है ना कराची से है। तो माशाल्लाह आज जो है ना उनकी मसरूफियात तो काफ़ी थी। मैंने आज उनको रिक्वेस्ट की कि आज जो है ना मुझे थोड़ा टाइम दें। तो और मेरे रिक्वेस्ट की बिना पे जो है ना और उन्होंने मसरूफियात अपनी कैंसिल की और मुझे टाइम दिया। तो आए इकबाल साहब से मिलते हैं और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। माज़ी, मुस्तक़बिल और हाल तो अब बिल का हम सबका ख़राब ही है कोरोना की वजह से। बाकी रह गए पीछे माज़ी और मुस्तक़बिल का आप सोचते हैं और पूछते हैं जो है ना कोई मशवरा आप करते हैं इकबाल साहब से। तो इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। तव्हांजी वधीक महिरबानी है उबदार उबदार भाई। आपने इतनी मोहब्बत से और इतने अच्छे अल्फाज में याद किया। आपकी मोहब्बतों नहीं, का, बहुत चाहतों का बहुत शुक्रिया। और आप जब भी बुलाएंगे मैं आपके लिए हाजिर हूँ। नहीं सर, मेहरबानी है, ये आपकी मोहब्बत है हमारे लिए और माशाल्लाह आपको हर वक़्त हम सुनते रहते हैं। तो मैंने कहा चलें जो है ना और लोग भी जो है ना इकबाल साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी जो है ना इकबाल साहब से जो है ना थोड़ी गपशप कर लेते हैं। वैसे तो आपकी बातें हम सुनते रहते हैं। माशाल्लाह हर वक़्त जो है ना आप रेहान फाउंडेशन की वज़ह से जो है ना लोगों के साथ टच में रहते हैं। तो आजकल माशाल्लाह इंटरव्यूज़ वग़ैरह हो रहे हैं आपके, माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो आज की क्या मसरूफ़ियात थी आपकी? आज की भी मैं मसरूफियत आपको बताता हूँ। असल में जितने भी बच्चे हैं माशाल्लाह रेहान अल्लाह वाला भाई से जुड़े हुए हैं, सबको उन्होंने टास्क दिया हुआ है कि हुँ, इंटरव्यू करो। तो सब के सब जो है मेरे पास आ जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए। कहने के सर आपका इंटरव्यू करना है पहले। मैंने कहा क्यों भाई, मेरा ही क्यों करना है? कहने के सर आपके साथ है ना जरा जरा डर नहीं लगता हमें, और जरा सी आपके साथ हमें अच्छा लगता है। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, सबके साथ आप क्या करें, कोई बात नहीं, डर खौफ की क्या बात है। सब बड़े हैं और प्यार मोहब्बत से सिखाते हैं, आपको सिखाना हमारा काम है। तो भाई मैं तो किसी को मना नहीं करता, जो भी मुझे कहता है छोटा है बड़ा है नया, वो आ जाए मेरे साथ, मैं उससे बात कर लेता हूँ। तो आज सही। की मसरूफियत मेरी थी, मैंने मेरे ख्याल है आज 2 इंटरव्यू किए हैं। एक एक अच्छा, हमारे भाई थे, वो अपना अ, अ, वो अब्दुल भाई थे चिश्तियाँ। एक चिश्तियाँ से भाई थे हमारे, जनाब मुफ्ती हाफिज मोहम्मद आमिर शौकत उनका नाम था। तो उनके साथ बड़ा अच्छा मेरा इंटरव्यू रहा। और मैं थोड़ा उनकी जो खास बात है वो भी बता दूं। उनका, वैसे तो वो हाफिज कुरान है और वो एक जगह मदरसे में पढ़ाते भी हैं, और उसके साथ साथ उनकी एक बेकरी है, फैमिली बिजनेस है, जहाँ वो बेकरी के आइटम भी बनाते हैं और मिठाइयाँ भी बनाते हैं। तो उन्होंने ये किया है। अच्छा, और उन्होंने खुद बताते खुद उन्होंने ये मुफ्ती का कोर्स भी किया है और साथ साथ कंप्यूटर साइंस में बीएस भी किया है। ठीक है, माशाल्लाह। तो कंप्यूटर का भी उनको नो हाउ है। तो इस वजह से उन्होंने एक फेसबुक पे अपना पेज बनाया है, और अपनी डोकरी बेकरी जो है वो फेसबुक पे भी खोली हुई है। तो जिसकी वजह से उनको माशाल्लाह काफ़ी ऑर्डर वगैरह बहुत मिलते हैं। और खुसूसन जैसे कराची, लाहौर, पिंडी, तो जो जो चिश्तिया में जो लोग रहते हैं, उनके जो रिश्तेदार दूसरे शहरों में रहते हैं, वो उनको ऑर्डर देते हैं और फिर वो चिश्तिया के अंदर ही डिलीवरी करते हैं। अगरचे उनको ऑर्डर ऐसे भी मिलते हैं कि भाई लाहौर में पहुंचा दो, लेकिन उन्होंने डिलीवरी सिर्फ चिश्तिया तक ही महदूद रखी है। तो ये बड़ी अच्छी उनकी बात थी। मैंने सारी दुनिया के साथ मैंने शेयर की। अब मैंने फिर शेयर कर लिया कि हमारे जितने दुकानदार हैं, जितने भी बेकरी वाले हैं, मिठाई वाले हैं, बिरयानी वाले हैं, ये सब लोग ऑनलाइन दुकानें खोल लें। और जैसे फूड पांडा का काम चल रहा है, इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर उनको मिले और वो डिलीवरी करते रहें। ये मौजूदा दौर में जो हालात हैं, तो आपने कहा था कि मैं मौजूदा दौर के हालात के बारे में बात करूँगा। तो हुँ, इसमें तो बहुत सारे कारोबार जो रात को होते थे और रात देर देर तक चलते थे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनपे उनको फ़र्क पड़ गया होगा। होटलिंग पे फ़र्क पड़ गया होगा, जहाँ साथ मिल के बैठते थे, वहाँ फ़र्क पड़ गया होगा। तो अगर वो ऑनलाइन शॉप खोल लेंगे सब, तो सब के सब वो चीज़ें दिन में बेच सकते हैं। और वहाँ पे फिर हमने ये तजवीज़ भी डिस्कस की कि ये जो टीन के डब्बे होते हैं, जिसमें मिठाइयाँ वगैरह बिकती हैं, तो जितने भी फूड का काम करने वाले लोग हैं, ये दिन के वक़्त बिरयानी बनाएँ, हलीम बनाएँ, कोरमा बनाएँ, सालन बनाएँ, सब चीज़ें बनाएँ
اور डब्बों में पैक कर दें और पूरे मुल्क में फैला दें। ना सिर्फ अपने शहर में फैलाएं बल्कि पूरे मुल्क में फैला दें चीज़। इससे ये होगा कि जैसे अब KFC है, मैकडॉनल्ड है, अभी कराची में भी है, लाहौर में भी है, पिंडी में भी है, पिशावर में भी है, तमाम बड़े शहरों में है। अब ये अमेरिका की ब्रांड है, लेकिन हमारे मुल्क में वो आके कमा रहे हैं और हम चीज़ें खा रहे हैं। लेकिन हमारे अपने मुल्क के जो ब्रांड्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट बिरयानी है कराची की, या वहीद के कबाब हैं, या निहारी है, या अपना पाए हैं, खज्जे के पाए हैं, ये सिर्फ लाहौर के लोग क्यों खाएं? तो ये भज्जे के पाए भी टिन के डब्बे में पैक होने चाहिए ताकि पूरा पाकिस्तान इसको खाए। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग करें लोग, और फेसबुक पेज बनाएं और वो डब्बों के अंदर पैक करें। तो ये तो तारुफ था, वो मेरे भाई जो थे चिश्तियाँ के, उनसे जो डिस्कशन हुई तो वो मैंने आपसे भी शेयर कर ली, क्योंकि वो बड़ी काम की बातें थी। दूसरा मेरा मेरा इंटरव्यू हुआ, वो हमारे एक दूसरे साथी हैं, जनाब अब्दुल रज़ाक चौहान साहब, उन्होंने एक शो किया था। उन्होंने दो मेहमान बुलाए, एक मुझे बुलाया और एक और हमारे आसिफ साहब है, उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से भी रहा है और सोशल मीडिया से तो अब मैं हूँ। सोशल मीडिया से पहले जब मीडिया था, रेडियो था, टेलीविज़न था, स्टेज ड्रामे थे, तो मेरा ताल्लुक उनसे भी रहा है। शौक पुराना था, तो मैंने भी स्टेज ड्रामों में काम किया, रेडियो पे मैंने ऑडिशन पास किया, टीवी के ड्रामों में भी छोटे-छोटे रोल किए। तो वो पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही थी उनके साथ। 2-3 अच्छी बातें उनके साथ डिस्कस हुई। उन्होंने कहा एक तो ये स्ट्रीम यार्ड का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड में एक साथ 6 लोग आ सकते हैं, उन्होंने वो साहब जो हैं रज़ाक साहब थे, उन्होंने स्ट्रीट थिएटर बहुत किया है। ये सड़कों के ऊपर थिएटर, स्ट्रीट थिएटर। तो अब उन्होंने एक नई चीज़ का आइडिया फ्लोट किया है, इंशाल्लाह वो स्ट्रीम यार्ड के ऊपर स्ट्रीम थिएटर लॉन्च करने जा रहे हैं। स्ट्रीम थिएटर होगा, हमारे यंगस्टर हैं, यूथ है, वो उसमें शरीक होगी और हम स्ट्रीम यार्ड के ऊपर टैलेंट को मौका देंगे और वो वहाँ परफॉर्म करेंगे और इस तरह वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टैलेंट। अब वो चैनलों की खुशामद करने की उनको जाके वहाँ ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि स्ट्रीम यार्ड के ऊपर स्ट्रीम थिएटर में हिस्सा लेंगे। एक तो ये आइडिया डिस्कस हुआ। दूसरा आइडिया डिस्कस हुआ ऑडियो के हवाले से, कि आजकल बच्चे किताबें वगैरह पढ़ते नहीं हैं, किताबों का शौक नहीं है। तो उसमें आइडिया इस आइडिया पे तो पहले से काम हो रहा है कि लोग किताबों की ऑडियो बना लेते हैं। दुनिया के अंदर हर बड़े आदमी की किताबें ऑडियो बनी हुई है। तो उन्होंने ये डिस्कस किया कि हम भी जो हमारे तंज़ मिज़ाह के जो मशहूर राइटर हैं, या हमारे अफसाना निगार हैं, अशफाक अहमद हैं, अहमद लतीफ़ कासमी हैं, सादत हसन मंटो हैं, कृष्ण चंद्र हैं, महेंद्र सिंह बेदी हैं, असमत चुगताई हैं, इनके ड्रामे, इनके जो अफसाने हैं, वो रोज़ाना एक-एक अफसाना उनका वो रीड आउट किया जाए और उसको पढ़ के उसको जो है किया जाए। तो एक ये चीज़ उन्होंने डिस्कस की, एक स्ट्रीट थिएटर की उन्होंने डिस्कस की। तो ये चंद आइडियाज़ थे, वो 3 दोस्त पुराने मिलके बैठ गए थे, तो हम आइडियाज़ डिस्कस कर रहे थे कि हम स्ट्रीम यार्ड को किस तरह हम इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें। फिर मैंने एक आइडिया दिया उसमें, मैंने कहा कि भई अभी कोरोना का दौर है, जितने अभी क्या होता है कि जितनी हमारी यूथ है, सबके हाथ में मोबाइल होता है, वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, अपने दोस्तों से सबसे बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं। मैंने उनको ये आइडिया दिया कि घर में जितने बड़े हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, जो घर में बैठे रहते हैं, जिनसे नौजवान बात करना पसंद नहीं करते, बेचारे अकेले बैठे रहते हैं। तो मैंने कहा कि भाइयों, अपने बड़ों को एक मोबाइल दिला दो, उन पे मेहरबानी करो, उन्होंने सारी ज़िंदगी आपको कमा के खिलाया है, आप उनको एक अच्छा-सा एंड्रॉइड मोबाइल के हाथ में थमा दो और सिखा दो। तो फिर ये है कि सारी दुनिया के लोग, मेरे जैसे लोग एंड्रॉइड पे उनसे राब्ता कर लेंगे। हम स्ट्रीम लाइट के ऊपर फिर जो कुछ उन्होंने सीखा है, जो कुछ उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, जैसे मैं हूँ, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर करता हूँ दुनिया से, वो तमाम लोग जो रिटायर्ड घरों में बैठे हुए हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात जो कौम के नौजवानों को दें। इन्हें जो कुछ पाकिस्तान ने उनको दिया है, जो इनके दिमाग में मौजूद है, वो सब कुछ वो नौजवान नस्ल को ट्रांसफ़र करें, ताकि नौजवानों को दोबारा नए सिरे से मेहनत ना करनी पड़े, बल्कि जो हमारे बड़ों ने मेहनत कर ली है, उसी को लेके वो आगे चलें। तो ये मेरे आज के मसरूफियात थी, जो 2 मैंने इंटरव्यू किए, इसका निचोड़ मैंने आपके सामने पेश कर दिया। बिल्कुल जी, ये तो माशाल्लाह आपने दोनों ही जो है ना अच्छे मशवरे दिए हैं
नौजवान को वाक़ई जो है ना, अब देखें कोई भी जो है लड़कों को, अब नौजवान जो लड़के हैं उनको काफ़ी शौक होता है कि हम जो है ना थिएटर वग़ैरह पे आएँ, टेलीविज़न पे काम करें, उनको बेचारों को नहीं मिल सकता, ज़ाहिर है हर एक बंदे की अप्रोच नहीं होती और वहाँ भी तक नहीं पहुँच सकते। तो ये बेहतर है कि अगर यहाँ से अगर जैसे अब्दुल रज़ाक साहब और आप और वो जो दूसरे दोस्त से अगर इस तरह का काम कोई चलता है और शुरू करते हैं तो माशाल्लाह हमारे नौजवान नस्ल को जो है ना काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और माशाल्लाह आपसे तो अब मशवरा इसी जैसे भी लोग मशवरा लेते हैं कि आपके तजुर्बात तो माशाल्लाह बहुत हैं, क्योंकि आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह, तजुर्बा शायद अल्हम्दुलिल्लाह भी आपकी रहे। मोहब्बत है। ये जो है ना, जी, ये स्ट्रीम यार्ड का जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक मतलब बेसिक प्लेटफ़ॉर्म होगा। यहाँ बच्चे आएँगे, लोग आएँगे, उनकी झिझक निकलेगी, उनमें शर्म निकलेगी, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उनमें एतमाद पैदा होगा, कैमरा फेस करना उनको आ जाएगा। जिस तरह मैं अभी आपके साथ आँखों में आँखें डाल के बात कर रहा हूँ कैमरे से, जब ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल, लेवल उनमें आ जाएगा और वो फ्लुएंसी से बात कर सकेंगे, जो उनके दिल में है, दिमाग में ठक, 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 ठक बोलने लगेंगे, तो फिर वो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े आदमी के सामने जाएँगे और खड़े हो जाएँगे और जो कुछ उनमें टैलेंट है वो आगे बताएँगे। देखिए मैं खुद भी हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ काम किए, मैंने मर्चेंट नेवी में काम किया, मैंने हुँ, कंप्यूटर प्रोग्रामर बना, एक इदारे के अंदर मैं मैनेजरी की। लेकिन ये मेरे हुँ, अंदर का ये टैलेंट जो था ये छुपा हुआ था। ये लेकिन ये अंदर हिडन था, मुझे तो पता था। लेकिन अब ये मैं टैलेंट को ज़माने के सामने ला रहा हूँ कि देखो मेरे अंदर ये टैलेंट भी है, मैं एक अच्छा होस्ट भी हूँ, मैं एक अच्छा एंकर भी हूँ, मैं एक अच्छा बिल्कुल। बोलने वाला हूँ। अब इतना तजुर्बा मेरे पास ज़िंदगी का है, आओ मुझसे सीख लो, जो कुछ आप लोगों ने मुझे सिखाया है, ज़माने ने मुझे सिखाया है, वो मुझसे ले लो, हुँ, मैं किसी को मना नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल। चीज़ है, ये चीज़ हर एक में आनी चाहिए, जो हमारे बड़े हैं, वो भी मुझसे सीख लें। मैं एक इंस्पिरेशन बन सकता हूँ बड़ों के लिए कि जब मैं 65 साल की उम्र में ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो जो 50 साल, 55 साल, 40 साल की उम्र में है, वो क्यों अपने आप को रिटायर समझते हैं। वो भी मेरी तरह एक्टिव हो जाएँ और आएँ मैदान में काम करें। नहीं, बिल्कुल ये जो है ना अच्छा मशवरा आपने दिया कि इस तरह जो रिटायर लोग होते हैं उन बेचारों का ज़ाहिर है पहले तो दफ़्तर में टाइम गुज़र जाता है, अब घरों में जो है ना वो पूरा दिन घर में बैठ-बैठ के जो है ना उनका टाइम जो है ना वो बहुत ही हो जाता है। तो ऐसा एक्टिविटीज़ कोई लें और आपके साथ कोई गपशप में आ जाएँ या इस तरह का कोई प्रोग्राम चलता रहे तो टाइम एक अच्छा गुज़र जाता है और इस बात करने से तजुर्बात लोगों के मतलब शेयर होते हैं। अब मिसाल के तौर पे जहाँ जो लोग आपके पास आते हैं, उनकी बातें आप सुनते हैं, फिर आप मुझे जैसे आप मुझे अभी बता रहे हैं, तो हो सकता है कोई और भी आपसे पूछे कि हाँ भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आपको उसको अच्छा मशवरा दे सकेंगे। तो माशाल्लाह आपका तजुर्बा तो है, तो जी, जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह मेरी खुद लर्निंग होती है। आप लोगों से बात करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ, तो मैं खुद सीखता हूँ। अब मेरी बातचीत होती है, कोई कोई खानेवाल का है, कोई पेशावर का है, कोई नौशेरा फिरोज़ का है। आज जैसे वो बच्चा था, वो चिश्तिया का बच्चा था, उसने मुझे बताया कि वो जो एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान जो है, वो चिश्तिया में है। मैंने पूछा आपको कैसे पता? कहने लगा जी वो पहले एक टेलीफ़ोन डायरेक्टरी छपती थी। अब तो आज के बच्चों को तो पता भी नहीं है कि पहले टेलीफ़ोन डायरेक्टरी भी छपती थी। कहने लगे टेलीफ़ोन डायरेक्टरी छपती थी, उसके अंदर चिश्तिया शहर का जो तारुफ लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान यहाँ पर है। फिर मैंने उससे पूछा अच्छा भाई दूसरा चिश्तिया में है तो पहला कहाँ है? तो उसने बताया कि पहला मकली में है, जो मकली का कब्रिस्तान है, ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है एशिया का। फिर उसने कहा कि मैंने वो देखा है वहाँ के जो पुराना आर्ट है, वो कब्रिस्तान में कब्रों पे नक्श-ओ-निगार बने हुए हैं, खताती की हुई है। तो उसने कहा मुझे बताया कि वही चीज़ चिश्तिया के कब्रिस्तान के अंदर भी है, जो पुरानी कब्रें हैं, उसी तरह वो आर्ट वर्क है, कब्रों पे खुतबे लगे हुए हैं और नक्श-ओ-निगार बने हुए हैं। तो मेरी मालूमात में इज़ाफ़ा हुआ और मेरे तवज्जुह से क्योंकि मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो वो चीज़ और लोगों तक भी पहुँची। अब मैंने उसको रिपीट किया तो अब आपके जितने भी सर्किल है जहाँ-जहाँ आप इसको शेयर करेंगे एक तो मैं ये हर भाई से ये कहता हूँ, हर दोस्त से मेरा ये कहना होता है, अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है, कोई वीडियो अच्छी लगती है, जो आपको पोस्ट किसी की अच्छी लगती है, तो भाई उसको शेयर ज़रूर किया करें। क्योंकि आपको कोई अच्छी लग गई, आपने तो उससे सीख लिया, लेकिन अगर जो लोग आपके दोस्त, अहबाब, फैमिली मेंबर जानने वाले हैं, अगर आप शेयर कर देंगे, तो वो भी इससे फ़ायदा उठाएँगे। तो वो जो एक बिल्कुल, मुहावरा है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग अगर आप कोई चीज़ किसी से शेयर करते हो, तो वो भी उनसे एक तरह से प्यार कर रहे हो, उनके साथ केयरिंग कर रहे हो। तो आपको जो-जो अच्छी लगी, उनसे भी शेयर कर लो। तो शेयरिंग हुँ, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे यहाँ लोग लाइक तो कर देते हैं, टक से ऐसे उँगली लगाई, लाइक कर दिया।
لیکن میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ شیئر کرنا بھی سیکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر چیز شیئر کریں، لیکن جو بات آپ کو اچھی لگے وہ آپ ضرور شیئر کریں. یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی بات آپ کے دوستوں کو بھی پتہ چلنی چاہیے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا. تو میں نے کہا آپ کو بھی موقع دوں نا، آپ کیا کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں جی تو آپ گھنٹہ بھر دے دیں گے، میں تو بولتا رہوں گا. تو آپ کے ذہن میں کوئی اور دوسرا سوال ہو تو مجھے بتائیں، تو پھر اس کی روشنی میں پھر گفتگو کی جائے. اچھا نہیں، کچھ اچھا. تو آپ کے جی جی متعلق جانتے ہیں انٹرویو کے تھرو، مطلب ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی اقبال صاحب باہر بھی رہ کے آئے ہیں. تو باہر جی آپ جی کیسے گئے، کتنا عرصہ باہر رہے، پھر واپس کب آئے پاکستان؟ تو یہ کب کا بتا مطلب یہ کب، اس جی پہ جی تھوڑی آپ بتائیں. جی جی اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، جب میں نے گریجویشن کی، بی ایس سی کیا، بیچلر آف سائنس کی میں نے ڈگری لی. تو اس سے پہلے جب انٹر سائنس کے بیسس پہ میں نے پاکستان مرچنٹ نیوی میں ڈیک کیڈٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. ڈیک انجن، وہاں پہ جہاز سے دو شعبے ہوتے ہیں آفیسرس کے. ایک ڈیک کا شعبہ ہوتا ہے جو نیویگیشن کرتے ہیں، جو کہ کیڈٹ ہوتا ہے، پھر تھرڈ آفیسر، سیکنڈ آفیسر، فرسٹ آفیسر، پھر کپتان بن جاتا ہے. اور ایک انجینئرنگ کا شعبہ ہوتا ہے جہاں پہ ففتھ انجینئر ہوتا ہے، پھر فورتھ انجینئر، تھرڈ انجینئر، سیکنڈ انجینئر اور چیف انجینئر. یہ انجینئرنگ شعبہ ہوتا ہے. باقی پھر وہ کہلاتا ہے کرو کہلاتا ہے، جو مطلب کھانا پکانے والے لوگ اور سرو کرنے والے لوگ، یا ڈیک ورک کرنے والے ہیلپر، یا انجن میں کام کرنے والے ہیلپر، یہ سب کہلاتے ہیں کرو ممبر. تقریباً 8-10 آفیسر اوپر ڈیک پہ ہوتے ہیں نیویگیشن پہ. اسی طرح 8-10 انجینئر ہوتے ہیں انجن روم میں. اور باقی جو 20-25 آدمی ہوتے ہیں وہ سب ملا کے کھانا بنانے والے، رسہ باندھنے والے، اور یہ رنگ روغن کرنے والے، مینٹیننس والے ہوتے ہیں. تقریباً ایک جہاز سے نارملی 40 سے قریب ٹوٹل مطلب اسٹاف ہوتا ہے. تو میں نے وہاں اپلائی کیا تھا، تو وہاں الحمدللہ میرا سلیکشن ہو گیا. تو پہلی بار میں کراچی سے فلائی کر کے گریس گیا، ایتھنز سے میں نے لینڈ کیا. تو پہلی جگہ جو دنیا کے باہر میں گیا وہ ایتھنز تھی، گریس تھا، یونان. پھر وہاں میں نے جہاز جوائن کیا. پھر میں دنیا کے مختلف ممالک میں گیا. میں ہندوستان بھی گیا، پولینڈ گیا، جرمنی گیا، انگلینڈ گیا، ہالینڈ گیا، پورچوگل گیا، اور پھر اس کے پورچوگل کے نیچے رومانیہ ہے، کوستانزا پورٹ ہے ان کی، وہاں گیا. پھر نیچے آ جائیں تو جبرالٹر ہے، جسے ہم جبل الطارق کہتے ہیں. جبل الطارق جہاں پہ طارق بن زیاد نے حملہ کیا تھا اور پھر کشتیاں جلا دی تھی. اور پھر اسپین پہ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. تو وہ جگہ، وہ جو پہاڑ ہے جبل الطارق، وہ وہاں پر بھی میں گیا ہوں. اور اس کے علاوہ جناب یہ جو ہے مصر گیا ہوں. مصر جو ہے، اچھا دنیا میں تین نہریں ہیں، تین کینلز ہیں جن کے اندر پانی کا جہاز چلتا ہے. پانی کا جہاز عموماً چلتا سمندر میں ہے، لیکن یہ 3 مصنوعی وہ نہریں بنائی گئی ہیں اس کے اندر سے وہ جو ہے جہاز گزرتا ہے. تو اس میں سے جو 2 نہریں ہیں ان میں نے سفر کیا ہے. ایک کینل جو ہے یہ مصر میں ہے، اس کا نام ہے سوئس کینل. اور دوسری جو ہے نہر یا کینل جو ہے وہ جرمنی میں ہے، اس کا نام ہے کیل کینل. تو وہاں بھی میں نے سفر کیا ہے. اور تیسری جو ہے وہ پیناما کینل ہے، وہ امریکہ میں ہے. امریکہ کے اس پار اٹلانٹک اوشن اور جو میڈیٹرین اوشن ہے، ان دونوں کو اگر گھوم کے آنا پڑتا ہے، جیسے ساؤتھ امریکہ ہے، اگر ایسے گھوم کے آنا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے بیچ میں ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ کے بیچ میں وہ جو پیناما جگہ ہے، وہ پیناما کے اندر انہوں نے ایک نہر بنا دی ہے. تو جہاز نہر میں چلتا ہوا اس طرف چلا جاتا ہے. تو 2 نہریں میں نے دیکھی ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے اب آئی پرشین گلف میں میں نے ایران، عراق کا شہر بصرہ، اور یہ پھر ہماری یو ای کی جو ریاستیں ہیں، شارجہ ہے، راس الخیمہ ہے، اور ام القصر، العین ہے، یہ میں نے دیکھی ہیں. یہاں پہ میں گیا ہوں. اور اس کے علاوہ جناب انڈیا کی 2 پورٹ ہیں، بامبے، پلیکری، اور جناب ہانگ کانگ، بینکاک، فلپائن، اور ساؤتھ کوریا گیا ہوں. ساؤتھ کوریا جانے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ہمارے دوستوں کا ایک گروپ تھا. تو دوستوں کا ایک گروپ تھا، وہ وہاں پر ایگزیبیشنز کے اندر حصہ لیا کرتا تھا، جس میں ہم پاکستان سے ہینڈی کرافٹ لے کے جاتے تھے، جس میں کارپیٹس تھے، ماربل تھا، یہ اونکس ماربل جو ہوتا ہے، گرین رنگ کا جو پتھر ہوتا ہے وہ تھا. اور جناب شالز ہوتی تھی، شیشم کی لکڑی کا سامان ہوتا تھا، سندھی ٹوپیاں. سندھی ٹوپیوں کے پیچھے پورا کوریا پاگل ہے.
दे आर क्रेजी अबाउट अवर सिंधी टोपी। वो बच्चों को मार मार के पहनाते हैं बच्चे। वो बाप जो है बच्चे को ऐसे पकड़ के लेके आएगा और टोपी पहनाएगा, बच्चा मना करेगा तो बच्चे बाप ऐसे लगाएगा उसको, पहन उसको जबरदस्ती पहनाते हैं। और उनको बड़ा प्यार है टोपियों से और बांसुरी से, बड़ा प्यार है कोरियंस को। तो टोपियां हमने बहुत बेची। और फिर पाकिस्तान की जो हैंडमेड ज्वेलरी होती है, फिर ये हमने वहाँ बेची। तो इस तरह मेरा कोरिया में भी अच्छा। कोरिया की दूसरी बात है कि कोरिया को मैंने इसी तरह घूम के देखा है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान घूमा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोरिया मेरा दूसरा वतन है। कि अच्छा पाकिस्तान के भी जितने बड़े शहर हैं, जैसे कराची है, हैदराबाद है, सक्कर है, लाड़काना है, मोनजुडारो है, ये पंजाब में ये लाहौर है, टैक्सेला है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, दर्रा खैबर है, सवात है, और हसन अब्दाल है, और कोयटा है, चमन है, ज़ियारत, ये सब जगह मैंने देखी हैं। इसी तरह मैंने कोरिया को भी, साउथ कोरिया को भी ऐसे ही मैंने घूम के देखा हुआ है, क्योंकि हम वहाँ जाते थे नुमाइश लगाने। अच्छा, कोरिया की खूबसूरती, कोरिया छोटा मुल्क है। ये अगर कोरिया के जनूब से शुमाल की तरफ अगर जाएं तो 6 घंटे में पहुंच जाते हैं। यानी जनूबी कोना, यहाँ से गाड़ी में बैठो, ऐसे चले जाओ, 6 घंटे में उधर पहुंच गए। अच्छा, ये मशरकी कोने में गाड़ी में बैठो, मगरबी कोने पे आ जाओ तो जनाब 4 घंटे में पूरा हो जाता है। 6 घंटे ऐसे, 4 घंटे ऐसे। और कोरिया की खूबसूरती ये है कि उन्होंने सड़कें ऐसी बनाई हैं, एक तो सड़कें बनाई हैं जैसे ये कोरिया है, उन्होंने एक सड़क तो बना दी इसके चारों तरफ। कोरिया की चारों तरफ एक उनका हाईवे चलता है, पूरा चारों तरफ। और उसके अलावा साउथ कोरिया की जो नीचे साउथ से लेकर नॉर्थ तक है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, और वो एक स्ट्रेट रोड वहां जाती है। वहां पर वो एक मेन उनका मोटरवे है। और इसी तरह हॉरिजॉन्टल मोटरवे भी है। इसी तरह साउथ से लेके नॉर्थ तक उन्होंने बुलेट ट्रेन बना दी है, जो पता नहीं, मैं ख्याल है 150-200 मील की स्पीड से चलती है। तो उन्होंने बुलेट ट्रेन भी वहाँ पे बनाई है। और तो उसमें भी मैंने बुलेट ट्रेन में भी बहुत सफ़र किया है। तो काफ़ी कुछ मुझे एक्सपोजर मुझे मिला साउथ कोरिया में घूमने का। और सऊदी अरेबिया में मक्का, मदीना, जद्दा, ये मैं जब उम्रा करने गया था तो फिर मुझे अल्लाह पाक ने शहादत दी कि मैंने अल्लाह के घर का दरवाज़ा भी छुआ है, उसे पकड़ा है, उसे पकड़ के दुआएँ की हैं। इसी तरह नबी के रोज़े की जालियाँ भी पकड़ने की और वहाँ पर दुआ माँगने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शहादत नसीब हुई है। और ये बस अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने मक्का मदीना भी दिखाया, और दुनिया में बहुत सारी दुनिया दिखाई, जहाँ लोग सिर्फ सपना देखते हैं कि हम काश वहाँ जा हम्म, सकें। बस ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल ये तो अल्लाह का करम है। बिल्कुल बिल्कुल कि पूरी दुनिया दिखा के फिर खाना काबतुल्ला और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की हाज़िरी भी आपको हुई माशाल्लाह। तो ये करम के अल्लाह का करम ही है जो इंसान के ऊपर जो है ना होता है। तो अल्लाह ताला जी, आपको जी। खुश रखे। तो अब आपका क्या मतलब है कि अब कैसे घर पे हैं या कोई अच्छा, कारोबार कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे नहीं, हैं? अभी मैं कारोबार करने के लिए सोच रहा हूँ, कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। अब आप जैसे दोस्तों के साथ मेल-मिलाप होगा, कुछ दोस्ती होगी, कुछ समझ में आएगा। लेकिन इस वक़्त तो मैं सिर्फ़ नौजवान दोस्तों के साथ लगा हुआ हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर मैं इन्वॉल्व हूँ। रेहान अल्लाह वाला भाई को मैं बहुत ज़बरदस्त फ़िदाई हूँ, उनका परस्तार हूँ, उनका आशिक हूँ। बस उनका जो मिशन है, वो कहते हैं जी गुर्बत का खात्मा, बिल्कुल, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम पाकिस्तान। दुनिया से उनका सपना तो दुनिया से खात्मे का है, लेकिन पहले मरहले में अपना वतन, अपने घर से गुर्बत का खात्मा करना है। वो ये कहते हैं कि इंसान को बड़ा ख्वाब देखना चाहिए। क्यों? वही कहते हैं कि बिल गेट, स्टीव जॉब, जैक मा, ये बड़े नाम हैं, अलीबाबा डॉट कॉम वाले या माइक्रोसॉफ्ट वाले या एप्पल वाले। तो उनकी भी 2 आँखें, हमारी भी 2 आँखें, उनके 2 कान, हमारे भी 2 कान, 2 हाथ, हमारे 2 उनके, सब कुछ जो उनके पास है वो हमारे पास है। तो भाई हम 100 करोड़ क्यों नहीं कमाते? हम बड़ा क्यों नहीं सोचते? तो रेहान भाई का ये कहना है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हम बड़ी बात सोचते ही नहीं हैं। हम शदीद एहसास कमतरी में मुब्तला हैं। हम किसी से बात करते हुए घबराते हैं। हम एक हुँ, खौफ में मुब्तला हैं, क्योंकि हमारा कल्चर इस किस्म का है, हमारा निज़ाम ऐसा है, हमारे यहाँ वडेरा शाही है, हमारे यहाँ सरदारी सिस्टम है, हमारे यहाँ चौधरियों का हिसाब-किताब है। वो अपने हारियों को, अपने लोगों को, अपने गाँव के लोगों को, शहर के लोगों को दबा के रखते हैं।
और उनको सर नहीं उठाने देते। वो एक गुलामी की सी उन्होंने कैफियत में डाल रखा है कि जैसे वो आका हैं और हम उनके गुलाम हैं। तो हमारी सोचें ही ऐसी होती हैं कि हम जैसे खिदमत करने के लिए पैदा हुए। हमें ये चीज़ें हमारी सोच में नहीं आती हैं कि हम ऐसा काम करें कि हम बड़ा काम करें और बड़े लोगों की तरह सोचें। तो हम बड़े ख्वाब देखते ही नहीं हैं। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है उबदार भाई, मैं जब लड़काने से मैं डोकरी गया और डोकरी से मैं टांगे में बैठ के टांगे में बैठ के मोइंजदारो जा रहा था। तो मैंने टांगे वाले से पूछा कि भाई आप कभी कराची गए हो? तो उसने बड़ी हसरत से कहा कि साईं हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, वहाँ तो बड़े लोग जाते हैं, हम तो भाई लड़काने से डोकरी और डोकरी से मोइंजदारो, तो यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी ज़िंदगी दुनिया है। हमारे बाप-दादा भी इधर ही पैदा हुए हैं, इधर ही हम रहते हैं, हम किधर जाएँगे कराची? तो ये देखिए उसके लिए कराची आना या कराची पहुँचना भी एक बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। सही तो ये जो सोच है, हमारा माइंडसेट है, इसको हमें कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा। अभी इस किस्म के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारी आपकी बातचीत हो रही है, तो इससे नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि मेरे भाइयों, देखें, जो जर्मनी का बच्चा है या कोरिया का बच्चा है, या जापानी बच्चा है या इंडिया का बच्चा है, इन सब के पास भी कैसे तरक्की कर रहे हैं वो। उनके पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है और इंटरनेट है। बस ये सब लोग इन्हीं 3 हथियारों के साथ तरक्की कर रहे हैं और दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे बच्चे जो हैं, ये क्यों ये चाहते हैं कि हम लड़काने में रहें, हम डोकरी में रहें, हम कराची में रहें, हम खाने-माल में रहें और रोते रहें कि जॉब नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। भाई नेट लगा हुआ है, इंटरनेट मौजूद है, आप नेट पे जाएँ, एक्सप्लोर करें, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन-सी जॉब आइंदा आने वाले दिनों में आने वाली है, तो आप अभी से उसके लिए तैयार करो। यूट्यूब यूनिवर्सिटी फ्री यूनिवर्सिटी है। आप यूट्यूब पे जाओ, जो चीज़ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जाके सीखो, वेबसाइट डेवलपमेंट जाके वहाँ पे सीखो, आप वीडियोग्राफ़ी वहाँ सीखो और जो किसी किस्म की रिलेटेड चीज़ें हैं शॉप्स बनाना कैसे बनती हैं फ़ेसबुक के ऊपर कैसे होते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें जाके आप लर्न करें यूट्यूब पे जाके। तो उसके बाद अपने आप को ग्रूम करें और फिर दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है, आइंदा आने वाले दिनों में जो रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो फिर उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करें, ताकि फिर आप जितने ज़्यादा आप में स्किल होगा, जितनी ज़्यादा आपके अंदर वैल्यू होगी, तो आपको उसी हिसाब से ज़माना जो है, वो पेमेंट भी करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, हमारे नौजवानों के लिए पैगाम है। आपने अच्छा किया कि आज आपने बड़े अच्छे मौज़ूआत पर आज ये इंटरव्यू के बहाने से ये है कि मैं अपनी बात दोस्तों को कम्युनिकेट करा पाता हूँ। हर दोस्त के मकसद लिए पैगाम है कि अपने अंदर बिल्कुल, वैल्यू ऐड करे, कैसे करे? घर बैठे-बैठे, अभी तो वैसे ही लॉकडाउन है, घर में ही बैठे हुए हो, लेकिन घर में अगर ना भी बैठे हो, काम भी कर रहे हो, वापस आके 1-2 घंटे आप यूट्यूब के ऊपर जाओ और अपने आप को ग्रूम करो, अपनी वैल्यू ऐड करो, अपने बच्चों को भी सिखाओ, अपने घर की औरतों को भी सिखाओ, सबको सिखाओ, जुड़ जाओ। ये जो डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ जाओ। आइंदा जो पाकिस्तान है वो डिजिटल पाकिस्तान बनने जा रहा है। हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो जाएगी। अभी जैसे नादरा वाले है वो पूरा डिजिटलाइज़ हो चुका है। रेलवे का सिस्टम, पीआईए हो चुकी है डिजिटलाइज़। इसी तरह सारे इदारे हमारे हुकूमत के भी डिजिटलाइज़ हो जाएँगे। हमारे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जनाब कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री जब डिजिटलाइज़ हो जाएगी, हमारे यहाँ जो पटवारी निज़ाम है, यहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गड़बड़ होती है। जो ज़मीनों में गड़बड़ करते हैं और जो ज़मींदार लोग होते हैं, वो गरीबों की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते हैं, पटवारी को पैसा देके गड़बड़ करा लेते हैं। फिर इंशाअल्लाह जब वो कंप्यूटराइज़्ड निज़ाम होगा, तो भी ये सब गड़बड़ भी नहीं हो सकेगी, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। तो बिल्कुल, यही पैगाम मेरा ये है, नौजवानों के लिए भी यही पैगाम है और जो लोग इसको सीनियर हैं, किसी अपने-अपने शोबे में काम कर रहे हैं, उनको भी कंप्यूटर, मोबाइल ज़रूर सीखना चाहिए। अगर वो नहीं सीखेंगे, तो आइंदा चंद सालों के अंदर उनको काम करने में दुश्वारी पेश आएगी और जिन इदारों में वो काम कर रहे हैं, वहाँ उनका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव करते जाएँ, ताकि जब आपके इदारे में कोई कंप्यूटर आए या मोबाइल आ जाए, सिस्टम आ जाए या इंटरनेट सिस्टम लॉन्च हो, तो आप उस काम करने के लिए तैयार हों। बिल्कुल, बिल्कुल यही है जी, आगे अवज़ार वाला भाई। ना आगे वाला जी, दौर यही आ रहा है। अगला जी, आगे जी। जो हमें यही डिजिटल पाकिस्तान और सारा कुछ निज़ाम जो होगा वो वाक़ई जो है ना मेरे जैसे
सादे बंदे का वो दौर नहीं होगा, क्योंकि हम तो अभी बिल्कुल बड़ी मुश्किल से मोबाइल चलाना सीखा है, और बड़ी मुश्किल से जो है देखो कितने दिन हम स्टीम यार्ड की वजह से जो है परेशान थे, लाइव आनंद नहीं आ रहा था, मगर एक दोस्त ने क्या किया, तो बंदा देखें, पूछने से वो सीख। तो वो तो आपकी मेहरबानी है। ये तो मुझे भी, ये तो काम मुश्किलात का मुझे भी सामना था। ये हुक्कार साईं की मेहरबानी है दोस्तों। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें सारा हाँ, क्रेडिट हमारे हुक्कार भाई को जाता है। इन्होंने वक्त मुझे निकाला, मुझे सिखाया, समझाया। नहीं तो अब मुझे ये बात है कि मेरे जैसा आदमी 65 साल की उम्र में जब सीख सकता है मोबाइल चलाना, तो फिर ये बात दूसरे दोस्त क्यों नहीं सीख सकते जो 50 साल की बिल्कुल। उम्र में है, जो 55 के हैं, 40 के हैं। उनको भी मोबाइल हाथ में लेना चाहिए और सीखना चाहिए। कोई बात नहीं, अपने बच्चों को बुलाओ प्यार से और बोलो बेटा बेटा मुझे भी सिखाओ। और अपने लिए, हर बड़ा जो है अपने लिए भी एक मोबाइल ले। मैंने अक्सर चीज देखी है कि मोबाइल बच्चों के पास होता है, बड़ों के पास नहीं होता। तो ये बड़ों के पास भी ये होना जरूरी है। अच्छा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो भी मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। रेहान अल्लाह वाला भाई ने वो बताया था कि आजकल तो वो गूगल असिस्टेंट आ गया है। गूगल वालों हाँ ने हमारे लिए एक असिस्टेंट भी हायर कर दिया है। वो उर्दू भी वो बोलता है, वो सिंधी भी बोलता है, वो गुजराती भी बोलता है, और पता नहीं कौन सी ज़बानें बोलता है, पश्तो भी बोलता है, स्पेनिश भी बोलता है। तो उसमें से जो आपको ज़बान पसंद हो, वो उर्दू ज़बान सबको आती है, उर्दू या हिंदी। उर्दू या हिंदी एक ही ज़बान होती है। वो आप सिलेक्ट कर लें और गूगल से बात कर लें। जो आपसे सवाल करना है, उससे सवाल कर लें उर्दू में। वो गूगल वालों ने एक बड़ी अच्छी-सी लड़की रखी हुई है, बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है वो। तो सबको सब कुछ पता है। वो आपके हर वो सवाल का जवाब दे देती है। आप पूछ के बिल्कुल देखें उससे, वो आपको सब हर सवाल का जवाब देगी, आपको रास्ता बताएगी, आपको टावर जाना है बताएगी, टावर के लिए रास्ता। गूगल मैप यूज़ करें। गूगल मैप एक ऐसी चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी उससे आसान हो जाती है। आप यहाँ हम्म, बैठे हुए हैं, आपने कोरंगी जाना है, कोरंगी 2 नंबर जाना है, आप लिख दें कोरंगी 2, वो आपको रास्ता बता देगा, यहाँ-यहाँ से जाओ। जिस रास्ते पे रश है, वो भी बता देगा कि यहाँ से जाओगे तो इधर रश है, इस रास्ते से जाओगे ये कम है। इतनी आसानी तो कर दी है, और क्या चाहिए हमें? तो ये बिल्कुल मोबाइल की यूटिलिटी हमें मालूम मालूम नहीं है, बड़ों को भी ये नहीं पता। बड़े भी समझते हैं कि शायद ये गेम खेलने के लिए, गाने सुनने की चीज़ है, या और जो दूसरी खुराफात की चीज़ है, लेकिन नहीं, ये बहुत काम की चीज़ है, हमें असल में मालूम नहीं। तो ये जो मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, और ये मैं कभी-कभी लाइव लाइव अकेला भी कर देता हूँ। जब मेरे दिल में हम्म, आती है, मैं लाइव अकेला भी करके जो बात मुझे नहीं ये बतानी होती है, मैं बता देता हूँ। वरना आप जैसे दोस्तों के साथ जो इंटरव्यू होते हैं, उसमें ये चीज़ मैं कम्युनिकेट कर देता हूँ कि इसकी जो सही यूटिलिटी क्या है। बिल्कुल जी बिल्कुल उकार भाई। असल में क्या है, हम जो है ना यूट्यूब या गूगल से हम फायदा नहीं लेते ना। हम वही बात जो है ना किसी और का इंतजार करके उसके लिए बैठे रहते हैं कि यार फलाने बंदे से पूछूंगा ये मसला क्या है। तो हम ये नहीं करते कि जी, गूगल पे लिख के जो है ना या यूट्यूब पे लिख के जो है ना वो हो सकता है हमें यूट्यूब अपने हाथ में जो मोबाइल है उसी से हमें मसले का हल मिल जाए। तो भाई वो आप है ना, इसीलिए आप जी, जी, आप यूट्यूब से खुद पूछ लें, हाउ बिल्कुल टू यूज़ यूट्यूब, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूट्यूब। आप यही लिख के पूछना, वो यूट्यूब खुद बता देगा कि ये चीज़, हम्म ये इसके क्या-क्या बेनिफिट हैं। और अच्छा, कोई काम आपने सीखना हो, कोई भी काम सीखना हो, तो आप वहाँ लिख दें, हाउ कैन आई लर्न, हाउ कैन आई रिपेयर माय टीवी, हाउ कैन आई इंस्टॉल माय फैन, ठीक है? अगर कोई आपने वीडियोग्राफी सीखनी है, सिनेमाग्राफी सीखनी है, कोई भी काम सीखना है, तो आप वहाँ पे लिख दें, टॉप 10 वीडियोग्राफर, टॉप 10 वीडियोग्राफर ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के बेहतरीन 10 वीडियोग्राफर की वो नाम आ जाएंगे। आप उन वीडियोग्राफर की पेज पे जाएं, उनको स्टडी करें, उनका काम देखें, उनकी फिल्म देखें, उनको लाइक करें, उनको कमेंट करें। और जब वो आपका नाम देखेंगे तो आपसे मायूस हो जाएंगे। फिर 1 महीने बाद आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर लेंगे। फिर आप उनसे कॉल करके उनसे पूछें, सर मैं आई कॉल यू, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो आपसे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा मुझे फ़ॉलो करता है, मेरी पोस्टों पे आता है, तो देखता है, समझता है, सीखने की कोशिश करता है। तो वो बात करेंगे, फिर सिखाएँगे भी। और जब आप उनके साथ लग जाएँगे और उनका काम सीख जाएँगे, तो फिर ये होगा, उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा बड़ा अच्छा है, ये अच्छा काम करता है। फिर दुनिया के किसी भी मुल्क में, फ़र्ज़ कीजिए कोई अमरीकी बंदे से आपने सीखा, या कोई जर्मनी बंदे से सीखा, तो वहाँ कोई जॉब निकलेगी, कुछ वैकेंसी क्रिएट होगी, तो वो बोलेगा कि यार ये बच्चा तो बड़ा अच्छा है, ये हुब्बार ने तो मुझसे सब चीज़ सीखी है, हुब्बार को मैं बुलाता हूँ। वो अपने हम्म दोस्तों को बताएगा, यार पाकिस्तान में एक लड़का है हुब्बार, वो तो बड़ा अच्छा वीडियोग्राफर है।
وہ तारीफें करेगा तो आपकी जॉब भी वहाँ निकल आएगी। तो ये जो रेहान अल्लाह वाला भाई कहते हैं कि मेरे बिल्कुल 500 लोगों से दोस्ती करो, दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के बैठ जाओ, उनसे मतलब सही। होता है उनसे दोस्ती करो, उनसे बातचीत करो, उनसे गपशप करो और बताओ कि आप उनसे सीखो, आप में जो हम्म। कमी है उनसे सीखो और उनसे दोस्ती हो जाएगी, वो आपको जानेंगे तो फिर वो आप जो है आपको बोलो बुला लेंगे। अब मैं इतने अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ, अब मैं हुबदार भाई के साथ को अच्छा लग गया तो हुबदार भाई बोलेंगे नहीं पार्लियामेंट में अपने लोगों को कि ये इकबाल भाई जो है वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनको रख लो पार्लियामेंट में। अब ये और बात है, पार्लियामेंट वाले बोलेंगे नहीं जी वो तो उनकी एज ज्यादा हो गई है तो फिर वो अभी हम नहीं रख सकते उनको, ये एक और बात है। लेकिन अगर मैं 25 साल का होता, 26 साल का होता तो आप अगर मुझसे मुतासर होते तो अपने आप वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में बताते लोगों को भाई वो इकबाल साहब हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो यकीनन सही आप मुझे रेकमेंड करते। इसी तरह जो है दुनिया का कारोबार इसी तरह। चलता है, बिल्कुल। बिल्कुल, और देखें रेहान अल्लाह वाला ने तो एक प्लेटफ़ॉर्म हमें दे दिया ना, कि एक रास्ता बता दिया कि भाई जबरदस्त, जबरदस्त ये प्रोग्राम जी। आप इनके साथ जुड़ जाएँ, अपना जो है ना दोस्ती इनके साथ बना लें, तो कोई न कोई देखो ना, अब आप कराची में या ये सोशल मीडिया की वजह से हम एक-दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, और 2-3 दफ़ा पहले भी कर चुके हैं। मतलब बात देखो ना, माशा यही सोशल मीडिया का और रेहान अल्लाह वाला ने हमें जो है ना अच्छे दोस्त मुहैया किए हैं। और माशाल्लाह जी जी उसमें जो है बिल्कुल। जो है ना, जैसे वो खुद जो है ना कारोबार कर रहे हैं, लोग तो ये कहते हैं कि अरे यार अल्लाह वाला जो है ना वो तो क्या करते हैं? मैंने कहा भाई वो अल्लाह वाले हैं। तो कहते हैं वो अल्लाह वाले तो उसमें जो है ना क्या बात आपने देखी है? मैंने कहा भाई जो अल्लाह की मखलूक के लिए सोचता है ना, जो अल्लाह की मखलूक के लिए काम करता है ना, इंसानियत के लिए काम करता है, तो वो अल्लाह वाला ही होता है। ठीक है ना? मैंने कहा बिल्कुल 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 बगैर बिल्कुल सही बात की है। वो जो काम भी कर रहे हैं अल्लाह की खुशी के लिए कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, मैं मुझसे कोई पूछता है मैं तो उनसे कहता हूँ भाई मुझसे मत पूछो, आप जाओ 1 हफ्ते उनकी पोस्टें देखो, उनको फॉलो कर लो, हुँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा, खुद उनकी बातें आपके दिल में उतरेंगी, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ ये सही। कहता हूँ आप हफ्ते भर उनको जाओ जाओ, उनको फॉलो करो, उनको देखो, उनका हुँ, ये पैगाम है कि गुर्बत का खात्मा कैसे हाँ, कैसे करना है, वो क्या एफर्ट डाल रहे हैं, वो वर्चुअल असिस्टेंट को की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो वीडियो की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और पता नहीं बहुत सारे वो काम उनके पाइपलाइन में चल रहे हैं। जो उनको बंदा मिलता है उससे कहते हैं आ जाओ मेरे साथ ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाओ, और ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाते हैं और लोगों को ट्रेन करते हैं, और फिर वो और लोगों को और औरों को ट्रेन करते हैं। अब जैसे कि अब ये देख लीजिए कि वो जो अब्दुल रज़ाक चौहान, वो उन्होंने रेहान भाई से सीखा, उन्होंने एक प्रोग्राम किया, वो मैं प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ, अब उनको लेके मैं आगे बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली हुँ, बात तो रेहान अल्लाह वाला की आगे जा रही है, हमारे बिल्कुल, कप्तान जो है वो तो रेहान अल्लाह वाला ही है, बात उनकी बिल्कुल, जा रही है। हम उनके सिपाही हैं, हम वही जो उनकी थीम उन्होंने दी है, हम उन्हीं को उसी को आगे लेके चल रहे हैं कि भाई डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाओ, हर घर में लैपटॉप ज़रूर होना चाहिए, आप हर बच्चे के हाथ में, हर बड़े के हाथ में मोबाइल, इंटरनेट वाला वो होना चाहिए, और अपने इर्द-गिर्द के लोगों को उल्टे-सीधे तोहफ़े देने के बजाय जब भी कोई मौका आए तोहफ़ा देने का, तो मोबाइल गिफ्ट करो, एंड्रॉइड मोबाइल गिफ्ट करो। और बच्चों को मैं ये कहूँगा कि जो आपके वालिदैन या पेरेंट्स या फादर रिटायर्ड हैं, उनको ज़रूर मोबाइल मोबाइल दिलाएँ एंड्रॉइड, और उनको सिखाएँ चलाना, ताकि उनकी लाइफ में भी मज़ा आए, वो भी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाएँ। घर में बैठे हुए हैं आराम से, कोई बीमार है, कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता, कोई चल नहीं सकता, दुनिया से कटे हुए हैं, तो वो दुनिया के साथ कनेक्ट होके अपनी लाइफ में रंग भरते हैं। बिल्कुल। इकबाल जी भाई उबदार बहुत भाई और कोई क्वेश्चन? जी। आप ने टाइम दिया, और आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और इसी तरह आप प्यार मोहब्बत बाँटते रहें, और जो भी आपके साथ जुड़ रहा है उसको प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी सेहत में और आपकी उम्र में, घर में बरकत अता करे। तो ॾाढी अच्छा तव्हां ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत सारी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अब साथ साथ मैं ये भी कहूँगा तमाम दोस्तों का, जो कराची के रहने वाले दोस्तों के लिए मेरा एक पैगाम है, और मैंने आपसे भी दरख्वास्त की थी कि कराची के लोगों ने ये ज़्यादती की हुई है अपने साथ भी, कि हम सुबह सिंध में रहते हैं, लेकिन सुबह सिंध के अंदर हम अजनबियों की तरह रहते हैं। जब सुबह सिंध की ज़बान भी हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। सिंधी ज़बान बहुत आसान ज़बान है, उर्दू से मिलती-जुलती ज़बान है,
تو ہمیں وہ بھی بولنا سیکھنا چاہیے. پڑھ تو ہم ہلکا پھلکا لیتے ہیں کیونکہ اس کا رسم خط جو ہے وہ کافی اردو سے ملتا جلتا ہے, لیکن ہمیں بولنا بھی آنا چاہیے. میٹھی زبان ہے, مٹھاس کی زبان ہے. اگر ہم ہندی زبان کو اپنا لیں گے تو اس سے یہ ہے کہ ذرا ہندی زبان بولنے والے اور اردو زبان والے بولنے والے دوست ہیں, ان کے ان کو ذرا آپس میں اور بھی بھائی چارہ محسوس ہوگا. تھوڑی بہت اجنبیت کا احساس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ بولیں نا کوئی مسئلہ نہیں, نہ بولیں, لیکن آپ کو آنا ضرور چاہیے. جب آپ کسی سندھی بھائی سے جب آپ ملاقات کریں تو آپ ہندی زبان میں گفتگو کریں. تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے تو تھوڑی انسان سیکھ جائے گا. جی ودی مہربانی ادا خوبدار, یہ آپ نے مجھے مدعو کیا. مہربانی اللہ صحیح, تان دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. انشاءاللہ وری کٹھے آیوں, انشاءاللہ زندگی رہی تو وری انشاءاللہ تمہاں سان گڈ تھینداسیں. وری ضرور ضرور, پروگرام وری حاضر کچہرو ہے, حاضر ہے سائیں, تو تव्हांजे लाइ حاضر ہے سائیں. مہربانی مہربانی. ٹھیک ہے سر, اوکے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ضرور ضرور, اینی ٹائم. اوکے سر, اللہ حافظ. دوستو جیسا کہ آپ نے اقبال صاحب کی, ہمارے بڑے بھائی ہیں اقبال صاحب, ان کی باتیں سنی اور ماشاءاللہ ان کی بات سننے سے جو ہے نا آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو انشاءاللہ دوبارہ پھر ان کو جو ہے نا کبھی تکلیف دیں گے, پھر ان کی باتیں جو ہے نا آپ کو سنوائیں گے. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دوبارہ پھر کٹیں. اوکے, اللہ حافظ.